ये आपके दैनिक जागरण का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, तो इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। निर्णायक विजय की करनी होगी तैयारी। भारत पाकिस्तान को लेकर खूब तनाव चला, उसके बाद सीज फायर हुआ, तो उसी के संदर्भ में ये सब बातें हो रही हैं। पाकिस्तान 1947 तक भारत का हिस्सा हुआ करता था। ये आप देखिए, पाकिस्तान है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है किससे? पाकिस्तान से। और जो बांग्लादेश आप लोग देखते हैं ना, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है। ये भी 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। पाकिस्तान ने भारत से जितने बार भी टकराने की कोशिश करी, हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी और हम लोगों ने 2 टुकड़े कर दिए थे पाकिस्तान के। बांग्लादेश को आजादी दिला दी थी, फिर भी पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं लेता है। पाकिस्तान के थोपे हुए आतंकवाद का दृढ़तापूर्वक जवाब देने की भारत की प्रतिबद्धता प्रकट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के रूप में जवाबी प्रतिक्रिया का नया मानक स्थापित किया। गुलाम जम्मू कश्मीर से लेकर पाकिस्तान के भीतरी इलाकों में किए गए सटीक हमले पाकिस्तान पर बेहद करारी चोट है और इसने भारत की सामरिक क्षमताओं को भी रेखांकित किया है। इसके बावजूद लगता नहीं है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा। इसलिए भविष्य में किसी निर्णायक या बड़े टकराव के लिए पर्याप्त तैयारी अभी से आवश्यक हो गई है। भारत को हर संभव स्तर पर पाकिस्तान की घेराबंदी शुरू करनी होगी। सैन्य संचालन की दृष्टि से ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, मगर इस दौरान वैश्विक कूटनीतिक प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक नहीं रही। और आप देखिए, चीन अपने सदाबहार दोस्त पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा रहा। तुर्की, अजरबैजान ने भी ऐसा ही किया। अमेरिका ने दोनों पक्षों के साथ संतुलन साधने का अस्पष्ट रुख अपनाया। यूरोपीय संघ ने भी इस सैन्य संघर्ष को केवल कश्मीर मुद्दे की सीमित दृष्टिकोण से देखा और पाकिस्तान के आतंकी ढांचे को अनदेखा किया। आप देखते हैं, आतंकी शब्द भी नहीं बोला गया अमेरिका की तरफ से। तो भारत केवल पाकिस्तान से नहीं लड़ रहा था, आप देखेंगे कि बल्कि एक व्यापक गठजोड़ से जूझ रहा था जो भारत के बढ़ते कद एवं आत्मविश्वास को अपने हितों के लिए खतरा मानता है। और यह आशंका तब साफ उभरी जब भारत ने तेज, समन्वित और लक्षित हमले में पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को ध्वस्त करने के साथ उसके डिफेंस सिस्टम को निष्क्रिय कर दिया। और आप देखिए, पश्चिमी शक्तियों, विशेष रूप से अमेरिका को यह समझना होगा कि भारत को मजबूत बनाना चीन के विस्तारवाद को संतुलित करने के लिहाज से उसके रणनीतिक हितों के अनुरूप है। एक और आप लोगों का बात बता दूं, एक समय हुआ करता था कि जो अमेरिका है ना, ये पाकिस्तान और चाइना की तरफ इसका झुकाव हुआ करता था, लेकिन आज आप देखिए भारत की तरफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये भी जानता है कि अगर चाइना को आगे बढ़ने से रोकना है तो बिना भारत के संभव नहीं, इसलिए भारत की तरफ उसका झुकाव रहता है। दुर्भाग्य से अमेरिका की प्रतिक्रिया यही दर्शाती कि वह भारत को समर्थन देने में हिचक रहा है। यह दृष्टिकोण सही नहीं है। ऐसे में भारत को वैश्विक विमर्श की दिशा बदलने का प्रयास करना चाहिए। दुनिया को यह याद दिलाना जरूरी है कि भारत पाकिस्तान संघर्ष केवल कश्मीर की क्षेत्रीय लड़ाई नहीं, बल्कि राज्य प्रायोजित आतंकवाद के विरुद्ध एक निर्णायक युद्ध है। पाकिस्तान आज भी जिहादी विचारधारा का केंद्र बना हुआ है, जिसका असर 9/11 हमले, लंदन बम धमाकों, मैड्रिड ट्रेन हमले जैसे वैश्विक घटनाओं में देखा गया है। यह घटना प्रमाण है कि पाकिस्तानी सेना आईएसआई पोषित आतंकी नेटवर्क का वैश्विक स्तर पर फैल गया है। भारत को पश्चिम को यह बताना होगा कि कश्मीर हजारों वर्षों से भारतीय संस्कृति सभ्यता का अभिन्न अंग रहा है। भारत पाकिस्तान की तरह 2 राष्ट्र सिद्धांत पर आधारित न होकर एक जीवंत, बहुलतावादी और विविधता से भरपूर लोकतंत्र है, जिसे सांप्रदायिक सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है। और यह ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ वैश्विक मंचों पर बार बार सामने रखा जाना चाहिए ताकि पाकिस्तान और उसके समर्थक देशों के दुष्प्रचार का मुकाबला किया जा सके। हमें सक्रिय रूप से काउंटर प्रोपेगेंडा अभियान चलाना होगा ताकि कश्मीर को लेकर पश्चिमी नजरिया बदले। और आप देखिए, सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो पहलगांव आतंकी हमले और उसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब किसी तरह की ढिलाई की गुंजाइश नहीं छोड़ी जा सकती है। अब युद्ध केवल पारंपरिक मोर्चे तक सीमित नहीं रह गया है, तकनीकी श्रेष्ठता निर्णायक बन चुकी है। सैन्य तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मानव रहित प्रणालियों को समझना जरूरी है। क्या है? समझना जरूरी है। और आप देखते हैं कि अब किसी स्तर पर कोई ढिलाई नहीं चलेगी। जमीनी खुफिया तंत्र से लेकर फीडबैक, मजबूत साइबर सुरक्षा ढांचा और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र को अपनाना होगा।
चीन तुर्की पाकिस्तान तिकड़ी की काट के लिए भारत को हथियारों और सैन्य सिद्धांतों में निर्णायक बढ़त बनाए रखनी होगी। उन्नत तकनीक, मजबूत लॉजिस्टिक्स और सेनाओं के बीच पारस्परिक समन्वय अनिवार्य है। भले ही पाकिस्तान सामरिक तौर पर कमजोर दिख रहा हो, लेकिन चीन तुर्की के समर्थन और पश्चिम के ढुलमुलपन के चलते वह अपनी हरकतों से शायद ही बाज आए। और सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ जैसे संगठन शांति काल में अपनी भूमिका भली भांति निभाते हैं, लेकिन अब उन्हें युद्धकालिक बल के रूप में विकसित करना होगा जो संकट की स्थिति में मोर्चा संभाल सके। इसके लिए आर्टिलरी सपोर्ट, ड्रोन, एंटी ड्रोन तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध क्षमताओं तक बीएसएफ की पहुंच बढ़ानी होगी। इस क्रम में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नवीनीकरण और आप देखते हैं कि और सेना के साथ नियमित अभ्यास जरूरी है। आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां भी गंभीर हैं। इनमें सबसे चिंताजनक बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ है। घुसपैठियों की बढ़ती संख्या न केवल स्थानीय संसाधनों पर बोझ डाल रही है, बल्कि सीमावर्ती संवेदनशील राज्यों के जनसांख्यिकीय संतुलन को भी प्रभावित कर रही है। यह सामाजिक और सुरक्षा दोनों दृष्टिकोण से खतरा है। इसलिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि एनआरसी नीति आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य हो गई है। इसके साथ ही हमें एकजुटता, राष्ट्र गौरव और देशभक्ति जैसे मूल्यों को लगातार प्रोत्साहित करना होगा। फेक न्यूज, नफरती बयानों और भ्रामक सूचनाओं का डटकर विरोध किया जाना चाहिए। और भारत इस समय अपनी सुरक्षा यात्रा के महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर एक अंतिम युद्ध नहीं है, बल्कि भारत की क्षमताओं, इच्छा शक्ति और रणनीतिक कौशल का उद्घोष है। इसमें निर्णायक विजय के लिए हमें दूरदर्शी कूटनीति, अत्याधुनिक सैन्य तैयारियां, अटूट आंतरिक एकता और सबसे अहम दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ योजनाबद्ध तैयारियां करनी होगी। पाकिस्तान पोषित आतंकवाद से लड़ाई अब केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहा, और बल्कि वैश्विक आप देखिए शक्ति बनने की दिशा में भारत के लिए एक निर्णायक क्षण है। और इस निर्णायक जीत से ही विकसित एवं सशक्त भारत का मार्ग प्रशस्त होगा। लेखक बीएसएफ, सीआरपीएफ, संयुक्त राष्ट्र मिशन में ये सेवाएं देने के साथ उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक रहे हैं। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। आप लोग क्या सोचते हैं? इनका नाम है, आप देखिए, अशोक कुमार। अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा। ये आप देखिए, चाइना की बात करें तो ये है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। इस सैन्य संघर्ष में भारतीयता का संदेश, वही पाकिस्तान को लेकर बातें की जा रही हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव के समय एक अन्य स्तर पर भी लड़ाई छिड़ी हुई थी। वह लड़ाई प्रतीकात्मक, सांकेतिक और नैतिकता के धरातल पर चल रही थी। और इस नैरेटिव युद्ध में भी भारत ने विजयी पाई और वैश्विक पटल पर भी अपनी नैतिक श्रेष्ठता एवं सॉफ्ट पावर का ध्वज लहराया। युद्ध में प्रतीकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। युद्ध केवल हथियारों से नहीं, विभिन्न प्रतीकों, शब्दों, चिन्हों, विचारों और कविता, कहानियों या फिर शास्त्रीय आधार पर भी लड़ा जाता है। ये प्रतीक युद्ध में प्रभाव, शक्ति और वैधता के उपकरण भी होते हैं जो संबंधित राष्ट्र की विचार की और सॉफ्ट पावर को संप्रेषित करते हैं, सैन्य कार्रवाइयों को वैधता प्रदान करते हैं, लोगों में आप देखिए एकता का भाव भरने के साथ ही गहरी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं भी जगाते हैं। भारत ने आप देखते हैं कि इस संघर्ष में प्रतीकों का उपयोग रणनीतिक और सांस्कृतिक दोनों रूपों में किया। हमने घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जनमत को प्रभावित करते हुए एक प्रभावशाली नैरेटिव बनाने का सफल प्रयास भी किया। इस कड़ी में ऑपरेशन सिंधु नाम ही सूक्ष्म प्रतीकात्मक और गहरी अर्थवत्ता लिए हुए। यह केवल एक सैन्य अभियान नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, भावनात्मक और राजनीतिक संकेत भी है। भारतीय समाज में विवाहित स्त्री के लिए सिंदूर उसके सम्मान, सुरक्षा और पवित्रता का प्रतीक होता है। सिंदूर का लाल रंग शौर्य, पराक्रम और बलिदान का भी प्रतीक है, जिसकी जीती जागती मिसाल भारतीय सेना है हमारी। और ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआती दिनों में महिला अधिकारी सैन्य और परिधान में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई। उन्होंने देश की नारी शक्ति का परिचय दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की कार्रवाई केवल सामरिक नहीं, बल्कि यह अधर्म के विरोध धर्म की रक्षा के लिए है। और जहां धर्म का अर्थ कोई रिलीजन या मतलब नहीं है, धर्म का अर्थ है यहाँ सत्य और न्याय, और जबकि अधर्म का अर्थ है असत्य और अन्याय के पक्ष में खड़ी असुरी आतंकवादी ताकतें यानी कि पाकिस्तानी सेना। इसी परिप्रेक्ष्य में गीता के श्लोक यदा यदा ही धर्मस्य का भी उल्लेख किया गया। सैन्य टकराव के बीच ही प्रधानमंत्री ने भगवान बुद्ध का भी स्मरण किया। बुद्ध शांति के प्रतीक है। मोदी ने यह कहा कि यह समय युद्ध का नहीं, वही स्पष्ट किया कि यह
वक्त आतंकवाद का भी नहीं है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि शांति मार्ग शक्ति के माध्यम से ही प्रशस्त होता है। भारत ना युद्ध चाहता है, ना ही युद्ध से डरता है, वह शांति चाहता है, लेकिन अपनी सीमाओं नागरिकों की रक्षा के लिए वह पूर्ण संकल्पित है। युद्ध के समय जनता और सैनिकों का मनोबल बनाए रखने और अपनी कार्रवाई को न्यायोचित दिखाने के लिए एक अन्य शास्त्रीय प्रतीक था, शिव तांडव स्रोत। ये जो ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग के दौरान सुनाया गया, यह सेना के शौर्य और पावन समर्थन का प्रतीक था, और जिसने सैन्य कार्रवाइयों को भारत की महान सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत से जोड़ा। शिव तांडव स्रोत ये आप देखिए भारतीय सेना के लिए शुद्ध धार्मिकता से परे एक युद्ध गीत की भांति है, जो शक्ति, साहस और नैतिकता का स्रोत भी है। यह स्रोत अत्याचारी के विनाश एवं विश्व के कल्याण की भारतीय दृष्टि को भी रूपायित करता है, जो शिव के तांडव नृत्य का संदेश है। और भाषा शब्द साहित्य का भी अपना प्रतीकात्मक महत्व है, जो संप्रेषण और नरेटिव में प्रभावशाली भूमिका निभाता है। ऑपरेशन सिंदूर को न्याय संगत ठहराते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तुलसीदास की चौपाई का उल्लेख किया, जिन मोही मारा तिन मोही मारे, यानी हमने उन्हीं अर्थात केवल आतंकवादियों को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। सेना की प्रेस ब्रीफिंग में रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियों, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल ना पहचाना, याचना नहीं अब रन होगा, जीवन जय या कि मरण होगा के उल्लेख में ने भी चमत्कारी प्रभाव पैदा किया। इस प्रभाव को एयर मार्शल ए के भारती ने यह कहकर और स्पष्ट किया कि भय बिनु होए न प्रीति, अर्थात बिना दंड एवं डर के दुष्टों को समझ नहीं आता। यह संदेश पाकिस्तानी सेना के साथ साथ विश्व समुदाय को भी था। भारतीय सेना की वीरता के लिए पीएम मोदी द्वारा गुरु गोविंद सिंह की पंक्ति 1.25 लाख ते एक लड़ाऊ को उद्दित करना भी सेना के उत्साह का संचार करने के लिए ही था। और आप देखिए हमारी सामरिक सामग्री के नाम भी सत्य और न्याय के प्रतीक हैं। भारत पर पाकिस्तानी हमलों को हमारी जिस रक्षा प्रणाली ने विफल कर दिया, और उसमें S-400 को सुदर्शन भी कहते हैं। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का दिव्य शस्त्र है, और जिसका प्रयोग उन्होंने धर्म अर्थात सत्य और न्याय की रक्षा और अधर्म यानी असत्य और अन्याय के विनाश के लिए किया। पाकिस्तानी आतंकी और सैन्य अड्डों को नष्ट करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल और हमारे शास्त्रों में वर्णित ब्रह्मास्त्र का प्रतीक है। दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना की मिसाइलें बाबर, गजनी, गौरी इत्यादि वैसी लुटेरों, आक्रांताओं, जिहादी मानस वाले लोगों के नाम पर है। यह पाकिस्तानी सेना सरकार की उन्मादी विचार की को ही रेखांकित करता है। स्पष्ट है कि भारत ने पाकिस्तान पर न केवल अपनी सैन्य श्रेष्ठता सिद्ध की, बल्कि अपने सांस्कृतिक प्रतीकों से संसार को यह भी संदेश दिया कि भारत शक्ति और शांति का वैश्विक प्रतीक है, और इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में सीनियर प्रोफेसर हैं, इनका नाम है प्रोफेसर निरंजन कुमार। इनके द्वारा आप देखते हैं कि ये आर्टिकल लिखा गया है। विचारिक मंथन, जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें अमृत भी निकला और विष भी। अमृत तो देव और असुर दोनों पीना चाहते थे, लेकिन विष पीने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। अंत में महादेव तैयार हुए और पी गए सारा विष। विष जो जानलेवा है वह महादेव ने उसे कंठ में ही रोक लिया, हृदय तक जाने नहीं दिया। हृदय मनुष्य के शरीर का वह महत्वपूर्ण अंग है जो खाद्य एवं पेय पदार्थों से बने रक्त को पहले मस्तिष्क में भेजता है, और मस्तिष्क उसका वितरण पूरे शरीर को आवश्यकता अनुसार करता है। जब मनुष्य अपनी मां के गर्भ में पलता है तब वह अमृत पान करता रहता है। जब शिशु जन्म लेता है तब वह रोता है, क्योंकि अमृतपान से वह वंचित होने लगता है। ब्रह्मा दुनिया को संसार समुद्र कहा गया है। नवजात शिशु जन्म लेते ब्रह्माघात पितिघात का शिकार होने लगता है। प्रारंभिक वर्षों तक वो माता के रूप में जगदीश्वरी और पिता के रूप में जगदीश की छाया में रहता है, लेकिन आगे चलकर अब जब उस पर इसे छाया हटती है तो काम, क्रोध, मोह, लोभ तथा अन्याय, नकारात्मक विकारों के असुरों का हमला होने लगता है। देव रूप में जन्मे मनुष्य के मन में तमाम असुर अपना आधिपत्य जमा लेते हैं। फिर उसमें बाह्य आकर्षण की इच्छा प्रबल हो जाती है। ऐसे में मनुष्य द्वंद्व में फंस जाता है और होने लगता है देव तथा असुर के बीच संघर्ष। फिर लोगों ने से कटुता और विवाद आदि होने लगते हैं, और यही मनुष्य की मन के महल से निकलकर विवेक के नारायण को जागृत करना चाहिए। विकारों के विष को महादेव की तरह खुद पी लेना चाहिए, लेकिन विवेकी मनुष्य को विकारों के जगह जहर को हृदय की ओर नहीं बढ़ने देना चाहिए, क्योंकि विकार के हृदय तक पहुंचते ही प्रतिशोध की भावना जागृत होने लगती है। मनुष्य को प्रतिक्रिया में अनर्गल काम नहीं करना चाहिए, बल्कि विवेक से आप देखते हैं अपने जीवन को संभालना चाहिए। इंटरेस्टिंग कॉलम लिखा जाता है, दिलचस्प, पढ़ा करिएगा, सीखा करिएगा, आप लोग कुछ समझे। ये
निकृष्ट राजनीति। राजनीति कितनी निकृष्ट और देशघाती हो सकती है, इसका ताजा उदाहरण कांग्रेस की ओर से ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश मंत्री जयशंकर के कथन को तोड़ मरोड़ कर पेश करना और ऐसे तुके पिसने खड़े करना जो पाकिस्तान को रास आए। ऑपरेशन सिंदूर के लेकर पाकिस्तान को चिताए जाने संबंधी विदेश मंत्री के बयान को पहले राहुल गांधी ने इस रूप में परिभाषित किया कि उन्होंने तो पाकिस्तान को पहले ही सूचना दे दी कि हम उसके आतंकी ठिकानों पर हमला करने जा रहे हैं। हालांकि विदेश मंत्रालय की ओर से स्पष्ट किया गया कि जयशंकर ने वैसा कुछ नहीं कहा जैसा कांग्रेस नेता समझ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी पर कोई असर नहीं पड़ा। वह अपने सवाल पर अड़े रहे और इस नतीजे पर पहुंच गए कि जयशंकर के कारण पाकिस्तान पहले से चेत गया और इसके नतीजे में हमारे लड़ाकू विमान निशाना बन गए। क्या कोई सही समझ वाला व्यक्ति ऐसे विचित्र निष्कर्ष निकाल सकता है? राहुल गांधी कुछ भी कर सकते हैं, चूंकि वह अपनी बेतुकी बातों पर रहे हैं, इसलिए कांग्रेस के अन्य नेता भी उनकी राह पर चल निकले। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने तो यहां तक कह दिया कि विदेश मंत्री ने जो कुछ कहा उसे चेतावनी देना नहीं बल्कि मुखबिरी करना कहते हैं। देखिए, अगर हम बात करें, देखिए अभी भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है तो इसी पर आर्टिकल लिखे जाएंगे। तो मैं कहता हूं एक सामान्य जानकारी आप लोग रखिए और हर तरह से मैं कहता हूं हर पक्ष को समझ लीजिए, बाकी छोड़िए नेताओं के बयानों को। पवन खेड़ा की माने तो विदेश मंत्री ने पाकिस्तानी आतंकियों को बचाने का पाप किया। यह स्वाभाविक था कि पाकिस्तान ने राहुल गांधी के बयान को लपक लिया, वहां के मीडिया ने उसे अपने पक्ष में भुनाना शुरू कर दिया। इसका भी कांग्रेस प्रवक्ता ने अपने हिसाब से व्याख्या की और राहुल गांधी को सही ठहराने की कोशिश की। इसकी भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि कांग्रेस इससे चिड़ी है कि सरकार ने पाकिस्तान को बेनकाब करने, आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृष्टिकोण को व्यक्त करने के लिए बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल के लिए उसके नेता शशि थरूर का नाम क्यों लिया। कांग्रेस को यह प्रश्न करने के पहले अपने आप से पूछना चाहिए खुद उसके नाम का उसने उनका नाम प्रस्तावित क्यों नहीं किया, जो कूटनीति के अच्छे जानकार होने के साथ ही प्रभावी वक्ता भी हैं। कांग्रेस का रवैया यदि कुछ स्पष्ट कर रहा है तो यही कि उसके लिए देश से बड़ा दलगति है। ऐसी ही संकीर्णता कांग्रेस के नेतृत्व वाली INDI के कुछ घटक भी दिखा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने अपनी अनावश्यक आपत्ति जताने के लिए यह कहा कि विदेश जाने वाले प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के नाम सरकार तय नहीं कर सकती। ममता बनर्जी के दबाव में उनके सांसद यूसुफ पठान ने प्रतिनिधि मंडल में शामिल होने से मना भी कर दिया। आखिर अपने गठबंधन को इंडिया कहने वाले एक ऐसे नेता जो भारत के हित की अनदेखी कर रहे हैं। देखिए, इनके अपने विचार हैं लेखक के, क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं कहता हूं कि कांग्रेस को सपोर्टर वाले होते हैं, बीजेपी को, तृणमूल कांग्रेस को, तो वो अपने हिसाब से पढ़ते हैं, समझते हैं। स्कूल में रोजगार मिला। झारखंड के छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है। यह है कि अब स्कूलों से ही रोजगार का रास्ता खुलता दिख रहा है। व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर विद्यार्थियों को रोजगार से जोड़ने और उनके अप्रेंटिसशिप के लिए सरकारी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रोजगार मेले के आयोजन का निर्णय सरकार ने लिया। इसके अलावा कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौशल प्रतियोगिता का भी आयोजन होगा। समग्र शिक्षा अभियान के तहत वित्त वर्ष 2025-26 के लिए न सिर्फ इन कार्यक्रमों की स्वीकृति मिल गई बल्कि बजटीय उपबंध भी कर दिए गए। बहरहाल केंद्र ने प्रत्येक जिला के 10-10 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च शिक्षण संस्थानों से टैग किए जाने की स्वीकृति दी ताकि विद्यार्थी उन संस्थाओं में जाकर भी सीख सकें। शिक्षकों और विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए JCERT में अलग से सेल की स्थापना हो रही है। कौशल प्रतियोगिता के आयोजन के लिए प्रत्येक जिला को 1-1 लाख रुपए प्राप्त होंगे। इस बार भी विद्यालय से लेकर राज्य स्तर पर आयोजित होने वाले क्विज प्रतियोगिता के लिए भी राशि की स्वीकृति मिली है। इन तमाम आयोजनों के माध्यम से राज्य के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक माहौल सुधारने में मदद मिलेगी। युवाओं को रोजगार से जोड़ने का सपना भी सफल होगा। चलिए एक बार आप लोग देख लीजिए किसे, झारखंड को, समझ रहे हैं? झारखंड ये है, आप देखते हैं झारखंड बिहार से अलग करके बनाया गया था 15 नवंबर सन 2000 में। इसकी सीमा आप देखिए, बिहार से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगती है। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। संतोष गंगवार राज्यपाल हैं। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 79,716 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या झारखंड। कामकाजी स्त्रियों को मिले सुरक्षित परिवेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्यस्थल पर उत्पीड़न का शिकार महिलाओं के लिए C-Box नामक पोर्टल की शुरुआत की है, जरूर याद रखिएगा। और इस तरह का कहीं टॉपिक पर कुछ लिख रहे हैं तो ये इसका भी ऑप्शन बता दिया करिए। उत्तर प्रदेश की जो सरकार की जो पहल है, कामकाजी मोर्चे पर उत्पीड़न से जूझती स्त्रियों के लिए यह प्रयास सराहनीय है। स्त्रियों के लिए कार्यस्थल पर कई तरह के शारीरिक मौखिक दुर्व्यवहार को झेलना एक कटु सत्य है, सच है। मान और मन को ठेस पहुंचाती समस्याओं को गंभीरता से लेना आवश्यक है। C-Box के रूप में ऑनलाइन शिकायत निवारण को
कि यह सुविधा आवश्यक पहल है। महिलाओं के सशक्तिकरण को बल देने वाली पहल के रूप में यह पोर्टल छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए भी अपनी आवाज उठाने और शिकायत दर्ज कराने का गोपनीय एवं सशक्त माध्यम साबित होगी। और आप देखिए, वस्तुतः कामकाजी महिलाओं के आंकड़े में कुछ हुए इजाफे के बावजूद स्त्रियां मुखर होकर शोषण के विरुद्ध आवाज नहीं उठा पाती। कार्यस्थल पर होने वाले उत्पीड़न को लेकर महिलाएं खुलकर शिकायत दर्ज करवाने में हिचकती हैं। ऑक्सफैम की एक सर्वे में भी अधिकतर महिलाओं ने माना कि कार्यस्थल पर शोषण का शिकार होने के बाद उन्होंने कोई औपचारिक कार्रवाई करने की नहीं सोची। हमारे परिवेश में आज भी शिकायत या अन्य कार्रवाई करना महिलाओं की समस्याओं को और बढ़ाता ही है। कभी नौकरी छिन जाने, कभी सामाजिक मान्यताओं के डर से स्त्रियां कोई कदम नहीं उठा पाती। ऐसे में सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं के लिए उपलब्ध इस पोर्टल पर किसी भी महिला को शारीरिक संपर्क, अभद्र इशारे, अश्लील टिप्पणियां या काम के बदले अनुचित मांग या आदि यौन उत्पीड़न की गोपनीय रूप से शिकायत दर्ज करवाने में आसानी होगी। एकल विंडो ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली की यह सुविधा उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में उन कार्यस्थल पर लागू होगी जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। महिलाओं के लिए कार्यस्थलों को सुरक्षित बनाने के लिए एक सार्थक कदम भी है। अपना आप देखते हैं कि स्वतंत्र अस्तित्व गढ़ने और उसे कायम रखने के लिए देश की आधी आबादी का स्वावलंबन होना आवश्यक है। ऐसे में कार्यस्थल पर होने वाले शोषण महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता में एक बड़ी बाधा बनता है। और आप देखिए, कार्यस्थल पर मिले असुरक्षित वातावरण के चलते बहुत सी महिलाएं नौकरी तक छोड़ देती हैं। योग्यता और क्षमता होने के बावजूद स्त्रियां उन्नति नहीं कर पाती। ऐसे में सी बॉक्स पोर्टल जैसी पहल देश के महिला कार्यबल की सुरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता की राह आसान करने वाली है। अर्थव्यवस्था में महिला श्रम शक्ति की प्रभावी भागीदारी के महत्व को समझते हुए कामकाजी परिवेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऐसी सुविधाएं आवश्यक है। ये आप देखिए, ये आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश। लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगी। ये आप देखिए, टिप्पणियां रहती हैं, इन्हें भी एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां PDF डाल दी जाती है, तो जाकर आप लोग देख सकते हैं, देखना हो तो। ये इंटरनेट सेवाओं में नई क्रांति की आशा। इंटरनेट सेवा के आरंभ होने के बाद से लगभग 2.5-3 दशक के दौरान भारत में इस दिशा में अब तक का बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। हालांकि इसकी पहुंच अब सभी जगहों पर हो गई है, परंतु स्पीड के मामले में भी बहुत काम करना शेष है इसमें। और आप देखते हैं, ऐसे में एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक द्वारा भारतीय इंटरनेट कंपनियों के साथ साझेदारी करने से इस दिशा में एक नई उम्मीद जगी है। वस्तुतः स्टारलिंक एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स द्वारा विकसित एक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसके लिए ना तो जमीन के भीतर कोई तार बिछाने की आवश्यकता है, ना ही जगह जगह पर मोबाइल टावर लगाने पड़ेंगे। यह सेवा लो अर्थ ऑर्बिट LEO में स्थित हजारों छोटे उपग्रहों के नेटवर्क पर आधारित प्रणाली है, जो पृथ्वी की सतह से लगभग 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा करते हैं, जबकि पारंपरिक जियो स्टेशनरी उपग्रह 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। और अन्य तमाम इंटरनेट सेवा प्रदाता भी इतनी ही ऊंचाई पर स्थित उपग्रहों से सेवा प्रदान करते हैं। भारत की पहल तो आप देखिए, वस्तुतः भारत एक प्रतिस्पर्धी टेलीकॉम मार्केट चाहता है। हालांकि केंद्र सरकार ने स्टारलिंक के सामने कुछ शर्तें रखी हैं। इसमें मुख्य 3 शर्तें महत्वपूर्ण है। पहली, यह यदि विशेष परिस्थितियों में इंटरनेट सेवा बंद करनी हो तो शटडाउन कंट्रोल के लिए देश में ही कंट्रोल सेंटर बनाया जाए। दूसरी, सुरक्षा एजेंसियों को कॉल इंटरसेप्ट यानी डाटा की निगरानी की अनुमति होगी। तीसरी, सैटेलाइट के जरिए विदेश में किए जाने वाले कॉल्स को सीधे फॉरवर्ड करने के बजाय पहले भारत में बनाए गए स्टारलिंक गेटवे पर लाना होगा। इसके बाद टेलीकॉम चैनलों के जरिए फोन विदेश में फॉरवर्ड किए जा सकेंगे। स्पेसएक्स अपने साझेदार के साथ मिलकर बिजनेस, शैक्षणिक संस्थानों और स्वास्थ्य सेवा केंद्रों और दूर दराज के क्षेत्रों में स्टारलिंक सर्विसेज देने के लिए काम करेगा। और अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार भारत में इंटरनेट की औसत डाउनलोडिंग स्पीड 56 Mbps है, जबकि ओकला स्पीड टेस्ट की रिपोर्ट के अनुसार स्टारलिंक की औसत डाउनलोडिंग स्पीड 160 Mbps है। यानी हमारी वर्तमान औसत डाउनलोड स्पीड की तुलना में यह आप देखते हैं कि
करीब 3 गुना अधिक है। स्टारलिंक तेज है लेकिन अपेक्षाकृत बहुत महंगा। हालांकि अभी यह भारत में नहीं आया, इसलिए यहाँ इसकी दरें कितनी होगी इसे फिलहाल तय नहीं किया गया, लेकिन इसका अंदाजा अमेरिका में लागू दरों से लगाया जा सकता है। वहाँ व्यक्तिगत उपयोग के लिए मासिक शुल्क लगभग $75 यानी कि ₹64, जबकि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए मासिक शुल्क आप देखिए $200 यानी ₹17,000 है। कार्य प्रणाली की अगर हम लोग बात करें तो स्टारलिंक ने करीब 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर हजारों उपग्रह छोड़ रखे हैं। इस समय करीब 6,750 छोटे छोटे उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। ये उपग्रह लेजर और रेडियो वेव्स का उपयोग करके एक दूसरे से डाटा संचालित करते हैं, और हालांकि समय के साथ इनकी उम्र खत्म होगी तो उन्हें एक एक करके नए उपग्रह से बदला जाएगा। स्टारलिंक के कई जगहों पर ग्राउंड स्टेशन बनाए गए। ये फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क से जुड़े होते हैं। फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन सिस्टम होता है। उपग्रहों को इंटरनेट का डाटा इन्हीं स्टेशनों से मिलता है। इससे पहले ये ग्राउंड स्टेशन डाटा को डिकोड और प्रोसेस करते हैं। उपभोक्ता के यहाँ स्टारलिंक किट लगाई जाती है और इसमें मुख्य रूप से सैटेलाइट एंटीना, टीवी जैसी डिश और वाईफाई राउटर होता है। उपग्रह जिस दिशा में मूव करता है यह एंटीना भी स्वतः उपग्रह की दिशा में ही की तरह ही हो जाता है और उसी से इंटरनेट सिग्नल प्राप्त करता है। स्टारलिंक के से लाभ, तो स्टारलिंक के उपयोग से सामान्य इंटरनेट की तुलना में डाटा ट्रांसफर की गति लगभग 20 गुना तेज होगी। वस्तुतः भारत के कई हिस्सों में आज भी फास्ट इंटरनेट सर्विस नहीं है। ग्रामीण दूरदराज क्षेत्रों की बात करें तो इन इलाकों में भी 100 से 200 Mbps तक की स्पीड मिल सकेगी। चूंकि सामान्य इंटरनेट सेवाओं में विशाल का टावर और भूमिगत केबलिंग की आवश्यकता होती है, लेकिन स्टारलिंक में टावर की दरकार नहीं होती है, केवल ग्राउंड स्टेशन बनाने पड़ते हैं। गौरतलब है कि पूरे अमेरिका में ऐसे 100 से भी कम स्टेशन है। स्टारलिंक के साधारण नेटवर्क से तेज होने का कारण की बात करें तो आम इंटरनेट सर्विस प्रदाता 35,000 किलोमीटर दूर स्थित जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से सिग्नल प्राप्त करते हैं। इससे डाटा को आने में 600 मिलीसेकंड का समय लेटेंसी लगता है। वह तो आप देखते हैं वह स्टारलिंक के उपग्रह धरती से मात्र 550 किलोमीटर ऊपर स्थित है। इसमें आप देखिए डाटा को आने में मात्र 25 मिलीसेकंड लगते हैं। और संभावित चुनौतियां क्या हो सकती हैं, ये भी स्टारलिंक की भारत की में चुनौतियां भी कम नहीं है, चूंकि यह एक विदेशी निजी कंपनी द्वारा संचालित है जिससे भारत में उपयोग किए जाने वाले डाटा का नियंत्रण भारत सरकार के हाथ में नहीं होगा। लिहाजा डाटा लीक होने का खतरा बढ़ जाएगा। ऊंचाई वाले सीमावर्ती क्षेत्रों में जैसे लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश आदि में स्टारलिंक टर्मिनल्स का उपयोग भारत की सुरक्षा के लिए चुनौती बन सकता है। सामरिक स्थल के पास स्थापित टर्मिनल्स से सैटेलाइट जासूसी का खतरा भी बढ़ सकता है। सरकार आमतौर पर स्थानीय इंटरनेट सेवा प्रदाता IPS पर नियंत्रण रखती है। और आप देखिए लेकिन स्टारलिंक सीधे उपग्रहों से सेवा प्रदान करता है और जिससे इसकी निगरानी करना कठिन हो सकता है। सरकार को स्टारलिंक को भारत में संचालित करने के लिए सख्त लाइसेंसी शर्तें लागू करनी चाहिए। साथ ही डाटा स्टोरेज तथा ट्रांसमिशन को भारतीय कानूनों के दायरे में लाने के नियम बनाए जाने चाहिए। और आप देखें कि ये अमरावती मॉडल से देश दुनिया को नई दिशा, हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समूचे विश्व में काम हो रहा है, परंतु आंध्र प्रदेश इस दिशा में नई ऊंचाइयों हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और वसुधा उसकी नई राजधानी अमरावती पूरी तरह से हरित ऊर्जा से संचालित शहर बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। अमरावती को पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी से संचालित शहर बनाने में करीब 65,000 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। सौर, पवन और जल विद्युत पर आधारित इस परियोजना में अमरावती में उपयोग आने वाली सारी बिजली अक्षय ऊर्जा स्रोत से ही प्राप्त होगी। वस्तुतः ग्रीन एनर्जी के 4 प्रमुख स्रोत हैं। इसमें सूर्य की गर्मी आधारित सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल आधारित पन बिजली परियोजना, भूगर्भ के ताप आधारित भूतापीय ऊर्जा को अक्षय ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रमुखता से सोलर, पवन और पन बिजली को लिया जाता है। दरअसल जीवाश्म आधारित ऊर्जा जिसमें प्रमुखता कोयला व लिग्नाइट का प्रयोग होता है, उसके चलते जलवायु में तेजी से परिवर्तन हुआ है और आज दुनिया के देश तापमान वृद्धि को 1.5% तक रखने के लिए जूझ रहे हैं। पेरिस घोषणा के अनुसार दुनिया के देश की इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। अन्यथा जलवायु परिवर्तन जिस तरह के परिणाम हम देखने लगे उसमें तापमान में बढ़ोतरी, ग्लेशियरों का सिकुड़ना, अनपेक्षित मौसम चक्र, कभी तेज गर्मी तो कभी तेज सर्दी, कभी तेज बरसात, इससे दुनिया मौसम विज्ञानी चिंतित हैं। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को सीमित करने के उपायों को लेकर प्रयासरत भी हैं। और आप देखिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन रैंकिंग में भारत 10वें स्थान पर है। इस रैंकिंग में डेनमार्क 4थे स्थान पर, नीदरलैंड, इंग्लैंड, फिलीपींस और मोरक्को, नॉर्वे क्रमशः इसके बाद हैं। तो भारत 10वें स्थान पर है। हमारे देश में अक्षय ऊर्जा की दिशा में ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। गुजरात के कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन को पूरी तरह से हरित औद्योगिक क्षेत्र बनाया गया है।
तो तमिलनाडु के महाबलीपुरम के मंदिरों को ग्रीन एनर्जी पुरातात्विक स्थल के रूप में पहचान मिल चुकी है। डेनमार्क का कोपेनहेगन भी इसी श्रेणी में आता है। ऑस्ट्रेलिया का एडिलेड, स्वीडन का माल्मो और दक्षिण अफ्रीका का केपटाउन ग्रीन एनर्जी की दिशा में बढ़ते हुए शहरों में से है। गुजरात के कांडला इलाके में 1000 एकड़ में लगभग 3.5 लाख पेड़ लगाए गए। अमरावती को पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी बनाने की दिशा में जो कार्य आरंभ हो रहा है वह समूची दुनिया के लिए एक मिसाल है। वह वहां पर सरकारी भवनों के साथ ही अन्य स्थानों पर सोलर पैनल और पवन ऊर्जा के स्रोत लगाए जाएंगे। पनबिजली परियोजना का संचालन होगा, पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी का ही उपयोग किया जाएगा। हालांकि यह अपने आप में चुनौती भरा काम होगा, परंतु इच्छा शक्ति और कुछ नया करने की भावना से आगे बढ़ा जाता है तो फिर कोई कार्य असंभव नहीं होता है। हालांकि केंद्र व राज्य की सरकारें अक्षय ऊर्जा के इस क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रही हैं। राजस्थान अक्षय ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में समूचे देश में आगे बढ़ रहा है। आगे है सरकार अब आम लोगों के मकानों की छतों पर सोलर एनर्जी के उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। तो खेती में सोलर पंपों अन्य कार्यों में उपयोग सकारात्मक प्रयास माने जा सकते हैं, परंतु अमरावती का मामला इन सब से अलग इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ समग्रता से प्रयास करते हुए समूचे शहर को ग्रीन एनर्जी युक्त बनाया जा रहा है। इसके लिए यह सराहनीय होने के साथ ही हम सभी के लिए प्रेरक भी है। देख लीजिए, आंध्र प्रदेश है भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है अमरावती। इसकी राजधानी, इसकी सीमा उड़ीसा, ये छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु से लगती है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से ही अलग करके 2014 में राज्य बनाया गया था। ये सब राजनीति की बातें हो रही हैं। धाम के नाम पर जो आप देखते हैं हो रहा है, पुरी स्थित जगन्नाथ और दीघा में नवनिर्मित जगन्नाथ, तो उसी को लेकर आप देखें। क्यों कहा जाता है पुरी जगन्नाथ? महाप्रभु के प्रथम सेवक गजपति महाराजाधिराज देव का कहना है कि भगवान जगन्नाथ जी का मुख्य स्थान पुरुषोत्तम स्रोत, तो उसी को लेकर आप लोग पढ़ सकते हैं, पढ़ना हो तो। और आप देखते हैं कि पुरी के अलावा किसी अन्य स्थान पर धाम नहीं हो सकता है। यह बात मुक्ति मंडप पंडित सभा की राय के अनुसार कह रहा हूं, ये सब कह रहे हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।